Good evening to all of you. I hope are you doing well. क्लास 12th में ज्योग्राफी का ये चैप्टर है जिसे भारत के संदर्भ में नियोजन और सतत पोषणी विकास के बारे में हम आप पढ़ेंगे। सतत पोषणी विकास और नियोजन के संबंध में हमने क्लास में आप लोगों को कुछ मोटी मोटा एक ओवरव्यू दे दिया था कि क्या होता है और इसका क्या पर्पज है, ये सब कुछ मैंने बताया था। लेकिन आज जो है हम इस वीडियो सेशन के माध्यम से इसको कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ ये जानने वाली चीज़ है कि आपके जो चैप्टर का भारत के संदर्भ में दिया है, यानी भारत में नियोजन क्या है और सतत पोषणी विकास क्या है, हम इसको समझेंगे। हमने क्लास में आप लोगों से बताया था कि नियोजन का मतलब होता है किसी भी कार्य को करने की योजना बनाना, किसी भी कार्य को करने की योजना बनाना और उस योजना को पूरा करना, इसी को नियोजन कहते हैं। जैसे आप घर से स्कूल आने के बारे में सोचते हैं तो उसकी योजना बनाते हैं कि हम पहले सुबह जल्दी उठ जाएं, फिर उसके बाद टाइम से नाश्ता कर लें, फिर उसके बाद जो है अपना कपड़ा पहन लें, फिर उसके बाद ड्रेस में आ जाएं हम लोग, उसके बाद फिर जो हम अपनी बुक ले लें और सारी चीज़ें लेके अच्छे से फिर उसके बाद अपनी साइकिल ले लें और फिर घर से निकलें और ऐसे समय पे निकलें कि सही समय पे हम स्कूल पहुंच जाएं। तो ये क्या हुआ, ये पूरी की पूरी आपने योजना बना रखी थी और उस योजना को आपने वास्तविक रूप में बदल दिया। कैसे? जब आप सकुशल स्कूल आ जाते हैं तो ये आपका नियोजन हो गया। तो किसी भी कार्य का पूरी तरीके से संपन्न हो जाना ही नियोजन है। ठीक, अब नियोजन का भारत के संदर्भ में हमें समझना है। यानी भारत के संदर्भ में समझने का मतलब ये है कि भारत देश के बारे में नियोजन का क्या मतलब है। देखिए, हम बात करते हैं उस समय से जब 1947 को भारत आज़ाद हुआ। भारत आज़ाद अभी नया नया ही हुआ था। हमारे देश में बहुत सारी समस्याएं थीं। भुखमरी थी, अशिक्षा थी, बेरोजगारी थी, और उसके बाद जो है इन सारी चीज़ों के साथ साथ जो हमारे यहाँ सामाजिक विभेद था, जातिगत भेदभाव था, उसके बाद धार्मिक भेदभाव था, तमाम रूढ़िवादिताएं थीं, ये सारी चीज़ें थी। माने देश के आज़ाद होने के बाद ऐसा नहीं था कि हम लोगों को बहुत ही सकुशल और बहुत ही अच्छी व्यवस्था मिल चुकी थी। हम लोगों को बहुत सारी समस्याएं जो है पहले से ही मिली हुई थी। तो इन समस्याओं से निजात पाने के उद्देश्य से तात्कालिक भारत की जो सरकार थी, जिसके प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने एक योजना आयोग की स्थापना की। एक योजना आयोग की स्थापना की और वो योजना आयोग जो है देश के विकास के लिए योजनाएं बनाता था और उस योजनाओं के माध्यम से देश के विभिन्न क्षेत्रों में, कृषि के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में अपने योजना के माध्यम से देश के विकास में योगदान करता था। और ये योजनाएं 5 साल के लिए बनाई जाती थी। तो 5 साल के लिए योजनाएं बनती थीं और उन योजनाओं का क्रियान्वयन, यानी उन योजनाओं को लागू कराना और उन पर काम कराने की जिम्मेदारी थी योजना आयोग की। ठीक, अब हम समझते हैं कि योजना आयोग जो था उसकी स्थापना कब हुई। देश जब आज़ाद हुआ तो उसके 3 साल बाद योजना आयोग की स्थापना हुई, यानी 1950 में योजना आयोग की स्थापना हो गई। योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो देश का प्रधानमंत्री होता है। जो भी देश का प्रधानमंत्री रहेगा वो योजना आयोग का अध्यक्ष रहेगा। योजना आयोग 1950 से लेके 2015 तक बनी। 1950 से लेके 2015 तक योजना आयोग नाम की संस्था भारत में काम की, जो भारत के विकास के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं बनाती थी और भारत सरकार के माध्यम से उनका क्रियान्वयन होता था, यानी उनको लागू कराया जाता था। ठीक, फिर क्या होता है, 2014 में जब
भाजपा की सरकार आती है, या ये कहिए जब सरकार बदलती है, तो योजना आयोग के स्थान पे योजना आयोग के स्थान पे एक नई संस्था बनाई जाती है जिसका नाम है नीति आयोग। और नीति आयोग जो है 1 जनवरी 2015 से कार्य करना शुरू कर देता है। अब नीति आयोग 1 जनवरी 2015 से कार्य करना शुरू कर देता है, यानी इसने योजना आयोग का स्थान ले लिया। 1950 से लेके 2015 तक जो योजना बनी वो कुल 12 योजना आयोग का गठन हो चुका था। एक योजना आयोग 5 वर्ष तक के लिए कार्य करता है। इस प्रकार से 2015 में 12वीं पंचवर्षीय योजना थी, यानी 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद भारत में योजना आयोग का अस्तित्व खत्म हो जाता है और उसके जगह एक नीति आयोग नाम की संस्था का जन्म हो जाता है। नीति आयोग भी वही काम करती है जो योजना आयोग करती है। अब योजना आयोग के द्वारा जो कार्य किए जाते थे उनके अंतर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, विकास, इन सारी चीज़ों के लिए योजना बना के सरकार को देना, और सरकार अपने विभिन्न मंत्रालयों के माध्यम से इन योजनाओं को लागू कराती थी। जैसे स्वास्थ्य से संबंधित कोई अच्छी योजना है तो उसको लागू कराने का जो है स्वास्थ्य मंत्री की जिम्मेदारी होगी। रेल से संबंधित कोई योजना है तो वो रेल मंत्री की होगी। बिजली से संबंधित कोई योजना है, बिजली के विकास की, तो बिजली मंत्री संबंधित होगी। तो इसी तरीके से तमाम योजनाएं जो बनी योजना आयोग के माध्यम से, फिर बाद में नीति आयोग के माध्यम से, तो वो फिर तत्कालिक मंत्रालय इन योजनाओं, जो भी संबंधित मंत्रालय होता है वो इन योजनाओं को लागू कराता है और विकास कार्य को सुचारू रूप से आगे बढ़ाता है। ठीक, अब हम जानेंगे कि आप जब इसको लिखेंगे तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि नियोजन क्या है। नियोजन क्या है? तो योजना आयोग के ही शब्द में हम आपको नियोजन बता रहे हैं कि आर्थिक नियोजन, जो आर्थिक नियोजन होता है, कोई भी कार्य देखो बिना आर्थिक सहयोग के नहीं हो पाता है। आर्थिक सहयोग का मतलब हो गया पैसे से सहयोग करना। तो जो आर्थिक नियोजन है आवश्यक रूप से सामाजिक उद्देश्यों के अनुरूप, जो आर्थिक नियोजन है वो आवश्यक रूप से सामाजिक उद्देश्यों के अनुरूप, यानी जिस चीज की समाज में आवश्यकता है उस चीज के अनुरूप अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए संगठित रूप से सारे संसाधनों का उपयोग करना, यही नियोजन है। यानी जो भी संसाधन हमारे पास है उन सारे संसाधनों के माध्यम से हम अपने आवश्यकताओं की पूर्ति करें और उसमें सफल हो जाएं, यही नियोजन है। तो जब आप इस तरीके से लिखेंगे तो नीचे लिख दीजिएगा योजना आयोग के अनुसार। तो जब एग्जामिनर कॉपी चेक करेगा तो प्रभावित होगा और अच्छे नंबर देगा। अब आते हैं हम भारत में कितनी योजनाएं बनी। तो भारत में आपको पता है भारत में 12 योजना आयोग की स्थापना हो चुकी, यानी 12 पंचवर्षीय योजनाएं बन चुकी। इसका नाम ही पंचवर्षीय है। एक योजना आयोग 5 साल के लिए काम करती है। ठीक, लेकिन वर्तमान में योजना आयोग का अस्तित्व समाप्त हो चुका है। 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग के स्थान पे नीति आयोग आ चुका है। ठीक, दूसरी चीज हम जानते हैं कि जो ये योजनाएं हैं, जो भी योजनाएं हैं, इसमें 5 साल में इनको क्रियान्वयन, इनको कैसे लागू करना है, इस संबंध में काम होता है। और ये भी देखा जाता है कि कौन से ऐसे क्षेत्र छूट गए हैं जिनका विकास सही ढंग से नहीं हो पाया है। ऐसे क्षेत्रों के लिए जो है एक विशेष योजनाएं बनाई जाती हैं जिससे उन क्षेत्रों का विकास किया जा सके जो क्षेत्र विकास में छूट गए हैं। ठीक, तो इस प्रकार से जो योजना आयोग को काम करता है। जैसे देश में सिंचाई के संसाधनों का विकास तो योजना आयोग करता है, लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो सूखा प्रभावित हैं। तो सूखा प्रभावित क्षेत्रों में सिंचाई के संसाधनों का विकास करके और वहां पे कृषि के लिए सबसे सुयोग्य संसाधन पैदा करना, ये
योजना आयोग ही करता है। ये योजना आयोग, ये जो है इन योजनाओं के माध्यम से ही होता है। जो पहले योजना आयोग करता था, अब नीति आयोग करता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे कहीं पे अशिक्षा है तो शिक्षा के लिए तो काम करना ही करना है, लेकिन फिर वहाँ ये भी देखना है कि कितने लोग अशिक्षित रह गए हैं, वहाँ की शिक्षा में क्या कमी है, उसके लिए भी ये काम करता है। तो इस तरीके से ये अच्छी चीज को तो आगे बढ़ा ही रहा है, लेकिन जो कमी रह जा रही है उसको भी ढूंढ कर और उसको सही करने का और उसमें सुधार करने का लगातार प्रयास इन योजनाओं के माध्यम से किया जाता है। अब एक दूसरा शब्द आता है आप लोगों में, सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय विकास, सतत पोषणीय विकास के बारे में हमने आप लोगों को बताया था विद्यालय में कि एक इस प्रकार का विकास जिसमें हमारा सर्वांगीण विकास हो, यानी हर क्षेत्र में हमारा विकास हो और लगातार विकास हो। ऐसा नहीं कि आज हो गया और कल ना हो, ऐसा नहीं। हमारा लगातार विकास अगर जो हो रहा है तो ये सतत पोषणीय विकास है। ठीक, उसके बाद अब हम आते हैं कि एक संस्था है विश्व पर्यावरण और विकास आयोग। एक संस्था है विश्व पर्यावरण और विकास आयोग। इस संस्था को बनाया गया और इसके अध्यक्ष जो है तत्कालीन, यानी जब ये संस्था बनी तो एक देश है नॉर्वे। उस देश की जो प्रधानमंत्री हैं, उनका नाम है ग्रो हरलेम। उनका नाम है ग्रो हरलेम। ये तात्कालिक नॉर्वे देश की प्रधानमंत्री थी। कब थी? जब ये संस्था बनी, विश्व पर्यावरण और विकास आयोग जब बना तो ये उस समय उस संस्था की अध्यक्ष थी। अच्छा, अब इन्होंने, इस संस्था ने, विश्व पर्यावरण और विकास आयोग ने एक रिपोर्ट जारी की, जिस रिपोर्ट का नाम था आवर कॉमन फ्यूचर, यानी हम सभी का साझा भविष्य क्या होगा। इस शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई और उस शीर्षक में सतत पोषणीय विकास के बारे में बताया गया कि हम ऐसा विकास करें कि भविष्य में आने वाली पीढ़ियों और भविष्य में जो लोग रहेंगे उनकी आवश्यकताओं को पूरा करते हुए और वर्तमान की आवश्यकताओं को बिना प्रभावित किए हुए हमें ऐसा विकास करना है कि वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकता को हम पूरा करें और भविष्य के लिए भी हम जो है विकास और आवश्यकताओं की पूर्ति का माध्यम रखे रहें। कुल मिला के ये कहना चाहते हैं कि हम आज तो अपनी आवश्यकता की पूर्ति करें, हम आज तो अपना विकास करें, यानी संसाधन जो भी है हमारे पास, उन संसाधनों के माध्यम से हम अपने आज का तो विकास करें ही करें, साथ में भविष्य के लिए भी हम एक ऐसी योजना बना रहे हैं कि जिसमें भविष्य में भी किसी के पास कोई कमी ना हो। ठीक, इसीलिए तो पर्यावरण संरक्षण की बात हो रही है कि अगर जो आज हमें शुद्ध हवा ऑक्सीजन मिल रही है तो कल भी हमारा जो भविष्य होगा उस भविष्य में भी लोगों को जो है सही शुद्ध हवा, शुद्ध ऑक्सीजन और शुद्ध खाद्य पदार्थ मिलते रहें। इसलिए प्रकृति के संरक्षण की बात होती है। हमें कहा जाता है प्रदूषण मत करिए और जो है मिट्टी को प्रदूषित मत करिए, हवा को प्रदूषित मत करिए, क्योंकि ये सब अगर जो प्रदूषित हो जाएंगे ना तो आज तो मान लो हमारा फ्यूचर चल जा रहा है, हमें शुद्ध ऑक्सीजन तो मिल जा रही है, लेकिन जो हमारा आने वाला भविष्य रहेगा उसका दम घुटना तय है। इसलिए ये वही तो बता रहा, इसी को सतत पोषणीय विकास कहते हैं, यानी हम अपना आज तो बेहतर कर ही रहे हैं, कल भी बेहतर कर रहे हैं। ठीक, अब इसमें देखिए जो सतत पोषणीय विकास का मतलब, अब एक परियोजना भारत में रही, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इंदिरा गांधी नहर परियोजना बनी। इस परियोजना को जो है राजस्थान की जीवन रेखा कहते हैं। इस परियोजना को राजस्थान की जीवन रेखा कहते हैं। ये परियोजना सतलज नदी से निकलती है, जिसे हरिके बैराज कहा जाता है। उसी बैराज से पानी छोड़ा जाता है इस नहर में, और ये नहर जो है पूरे राजस्थान के दूर दराज के इलाके में जाती है और वहाँ सिंचाई के और पीने के पानी का प्रबंध इसी नहर से होता है।
इसे जीवन रेखा कहा जाता है राजस्थान की। अब ये जो है, इसके माध्यम से लोगों को पीने के पानी की सुविधा तो मिल ही रही है, लोगों को सिंचाई के साधन भी मिल रहे हैं। जो आसपास की जमीन है वो कभी बंजर और बेजान थी, लेकिन जब पानी की उपलब्धता लगातार मिलती रहती है तो फिर वो क्षेत्र क्या हुआ, हरा भरा हो गया। अब वो क्षेत्र जब हरा भरा हो गया तो फिर क्या होगा, वहां पे जो मिट्टी है वो अपने आप उपजाऊ होने लगेगी, क्योंकि मिट्टी में जो भी आवश्यक पोषक तत्व हो वो धीरे धीरे मिट्टी के अंदर आने लगेंगे और उन मिट्टी पे आदमी कृषि करेगा, और जब कृषि करेगा तो उससे अनाज प्राप्त करेगा और अनाज से हम अपना पेट भरेंगे और उसको कुछ बेचेंगे। यानी देखो, एक पानी के साधन के आ जाने के मात्र से ही वो पूरा का पूरा मरुस्थली और बंजर इलाका एकदम से जीवित हो उठा, एकदम से जीवित हो उठा। ठीक, तो जो इलाका एकदम से जीवित हो उठा, एकदम से जीवित हो उठा, तो ये यही तो बताता है कि वहां सतत पोषणी विकास हुआ, यानी हर तरीके से वहां विकास हुआ। वहां पे पानी की उपलब्धता हो गई, कृषि के लिए विकास हो गया, ठीक, और जमीन भी उपजाऊ हो चुकी। तो ये सब सतत पोषणी विकास को दर्शाता है। अच्छा, सतत पोषणी विकास जो है ये हमारे हर क्षेत्र के लिए आवश्यक है। ये हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लिए आवश्यक है, ये शहरी क्षेत्र के लिए आवश्यक है। यानी किसी क्षेत्र का, अगर जैसे मान लो ग्राम सभा है, गांव है, आप लोगों का गांव है, तो आप लोग अपने गांव में देखते होंगे कि जैसे मान लीजिए प्रधान बने, तो ऐसा नहीं, प्रधान बने तो प्रधान बनने के बाद प्रधान ऐसा नहीं है कि सिर्फ सड़क ही बनवा रहे हैं। प्रधान सड़क ही नहीं बनवा रहे हैं, सरकार उनके माध्यम से जो गांव के तालाब हैं उनको भी खनवा रही है, उनको भी बनवा रही है, उनका भी सौंदर्यीकरण करा रही है। ठीक, गांव में जो है रोड तो बनी रहा है, फिर उसके बाद गांव में पंचायत भवन बनाया जा रहा है, फिर गांव में और भी बहुत सारी चीज़ों का विकास किया जा रहा है, पेयजल के संसाधन को उपलब्ध कराया जा रहा है। फिर गांव में जो है स्वच्छ जल अभियान के माध्यम से तो पानी पहुंच ही रहा था। फिर जो है हर घर शौचालय अभियान चला, जिसमें हर घर में शौचालय बनाया गया। ये सारा सब कुछ जो है ये हो रहा है, ये सारा सब कुछ जो हो रहा है ये एक सतत पोषणी विकास है। अच्छा, वहाँ पे गांव में जो बालक हैं, जो शिशु हैं, उनके पोषण के लिए आंगनवाड़ी कार्यक्रम चलता है, जिसमें आंगनवाड़ी जो महिलाएं हैं और जो आशा महिलाएं हैं, ये जो है कोई गर्भवती महिला है तो उसको सही से सही समय पे सारा सब कुछ पोषण आहार मिलता रहे, जिससे जो बच्चा है वो स्वस्थ जन्मे और जो उसकी माँ है वो भी स्वस्थ रहे। इसलिए सरकार तमाम पोषण के कार्यक्रम चलाती है। अच्छा, उसके बाद जो है जो आंगनवाड़ी हैं ये बच्चों को पढ़ाने के लिए, और उसके बाद जो है तमाम चीज़ों की व्यवस्था सरकार के माध्यम से की जाती है, जो ये बताता है कि यही सतत पोषणी विकास है। यानी ऐसा नहीं कि सड़क ही बन रही है, ऐसा नहीं सिर्फ पानी ही हो रहा है, ऐसा नहीं है, सब चीज का विकास हो रहा है। इस तरीके के विकास को हम सतत पोषणी विकास कहते हैं। अच्छा, इस संबंध में कुछ प्रश्न हैं जिनको हम जानेंगे। जैसे आपसे अगर जो पूछा जाएगा कि प्रदेशीय नियोजन क्या है, तो प्रदेशीय नियोजन में आप बताएंगे किसी क्षेत्र विशेष में विकास की जो योजना बनाई जाती है उसे ही प्रदेशीय नियोजन कहते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या है, एक प्रश्न बनता है, इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र सतत पोषणी विकास है, तो इसको किस तरीके का मॉडल मानेंगे? इसे एक परितंत्रीय मॉडल मानेंगे, क्योंकि एक ही सिस्टम से सारे के सारे तंत्र विकसित हो जा रहे हैं। यानी एक ही चीज, एक नहर के बन जाने से पूरी की पूरी व्यवस्था अच्छी हो जा रही है, वहां पे विकास हो जा रहा है, उस बंजर और बेजान जगह पे एक जीवन का संचार हो जा रहा है। ठीक, उसके बाद आप लिखेंगे सतत पोषणी विकास की संकल्पना को परिभाषित करिए। जब सतत पोषणी विकास की परिकल्पना को हम परिभाषित करेंगे तो हम उन्हीं का उदाहरण देंगे, आर्थिक नियोजन और विकास आयोग। आर्थिक नियोजन और विकास आयोग नाम की जो संस्था है, जिसकी अध्यक्ष जो है नॉर्वे की प्रधानमंत्री ग्रे हेलिगम हुई, उन्होंने एक रिपोर्ट जारी की, जिस रिपोर्ट का मतलब है कि आवर कॉमन फ्यूचर नाम से एक रिपोर्ट जारी हुई, और उस रिपोर्ट में उन्होंने सतत पोषणी विकास को परिभाषित किया, जिसमें उन्होंने कहा
कि हम अपने भविष्य के लिए संसाधनों को सुरक्षित रखते हुए उसके माध्यम से वर्तमान की भी आवश्यकता की पूर्ति कर रहे हैं। यानी हम ऐसा किसी संसाधन का उपयोग करेंगे कि हम अपना भविष्य में तो वो संसाधन रहेगा ही रहेगा, लेकिन वर्तमान में भी उसका उपयोग हम कर रहे हैं उसको संरक्षित करते हुए। ठीक, तो ये सतत पोषणी विकास हो गया। इसके संबंध में देखिए ये पाठ बहुत सामान्य सा था, इसमें कुछ बहुत विशेष नहीं था। आप लोगों को अगर जो कुछ विशेष लगेगा या कोई प्रश्न अगर जो नहीं समझ में आएगा आप कमेंट के माध्यम से अवश्य पूछेंगे। ठीक, ओके, थैंक यू एंड गुड नाइट।